फोन की घंटी बज उठी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ अकमल की आवाज सुनकर मेरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने गुस्से में फोन बंद कर दिया। हस्बे तवक्को चंद सेकंड बाद फिर फोन की घंटी बजी। 8-10 घंटियां हो चुकी तो मैंने रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से अकमल की आवाज आई। हेलो, मैं अकमल बोल रहा हूं। मैं तुम पर लानत भेजता हूं। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैंने शदीद गुस्से में फोन फिर बंद कर दिया। तीसरी मर्तबा फिर घंटी बजने लगी। मैंने रिसीवर उठाकर अकमल को बेनुक्ता सुनाई। वो खामोशी से सुनता रहा। जाहिर है कि कसूर सरासर उसी का था। उसने करीबन 7 दिन मुझे सख्त अजियत में मुब्तला रखा था। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि सून का साथ मिल गया था, वरना ये 7 दिन मुझे एक कैदी की तरह कमरे में बंद होकर गुजारना पड़ते। फोन पर ही हम दोनों में काफी देर तक तल्ख कलामी होती रही। अकमल बैंकॉक में ही था और पताया बीच की तरफ एक होटल में ठहरा हुआ था। उसने मुझे ये इतला दी कि कल सुबह 11 बजे के करीब वो वापस आ रहा है। बैंकॉक में अपने बाकी 2 रोज वो मेरे साथ गुजारेगा। मैंने कहा, अब तो मुझे अपना मनहूस और था नहीं दिखाओ तो अच्छा है। बस मेरे कागजात किसी के हाथ भिजवा दो। जिंदगी भर तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। मैं जानता हूं तुम इस वक्त गुस्से से फट रहे हो, लिहाजा कल तक के लिए खुदा हाफिज। उसने फोन बंद कर दिया। तुम्हारा दोस्त था ना? सोन ने पूछा। मैंने इस बात में सर हिलाया। क्या वो वापस आ रहा है? सोन ने पूछा। कब? वो जरा परेशानी से बोली। कल सुबह। सोन के रोशन चेहरे पर पजमुर्दगी का साया लहरा गया। कुछ देर तक कमरे में गंभीर खामोशी रही। इस खामोशी में बस टीवी की मध्यम आवाज गूंज रही थी। क्या बात है, चुप क्यों हो गई हो? मैंने पूछा। इसका मतलब है कि कल और परसों के प्रोग्राम भी कैंसिल? वो बोली। हाँ भाई, वो तो कैंसिल करने ही पड़ेंगे। यानी आज मेरा और तुम्हारा आखिरी दिन है? हाँ, कल से तुम आजाद हो, जहां चाहो जा सकती हो, जो चाहो पहन सकती हो, जो चाहो पी सकती हो, मैंने मानाखीज लहजे में कहा। मुझे तो लगता है कि कल से मैं पाबंद हो जाऊंगी, वो अजीब से लहजे में बोली। इस लहजे ने मुझे पहले भी एक बार चौंकाया था। यही वो लहजा था जिसमें सोन ने कहा था, अच्छे डॉक्टर हो, जानते बूझते कुछ भी नहीं हो। ये लहजा उस लहजे से बिल्कुल मुख्तलिफ था जिसमें वो आमतौर पर बात करती थी। सोन ने जान लिया एक दूसरे से जुदा होने का वक्त एकदम करीब आ गया था। सूरत हाल को महसूस करके मेरा रवैया अपने आप नर्म होने लगा था। मैंने कहा, सून, पिछले 7 रोज में मैंने तुम पर पाबंदियां लगाए रखी हैं, इसके लिए मैं तुमसे माजरत ख्वाह हूं। वो लमनाक आंखों से बोली, तुम मुझे करनी चाहिए। मैं खामखा तुमसे चिमट गई, अपनी बेकार बातों से तुम्हारे कान खाती रही। अगर मेरी जगह तुम्हें कोई अच्छा और सचमुच गाइड मिला होता तो तुम इस सैर से ज्यादा बेहतर तौर पर लुत्फानंदोज हो सकते। अच्छा, ये शिकवों शिकायतों वाली बातें छोड़ो। आज ये आखिरी शाम हमारे पास है। अगले 2 दिन मैं बैंकॉक में तो मौजूद होऊंगा, लेकिन तुमसे नहीं मिल सकूंगा। चलो इस शाम को अच्छे तरीके से गुजारें। जरा घूमते फिरते हैं, फिर किसी अच्छे होटल में खाना खाएंगे और फिर एक दूसरे को खुदा हाफिज कहेंगे। उसने एक ठंडी सांस भरी और खड़ी हो गई। मुझसे इंसान के बारे में सवालात करती रही, फिर मेरे अहले खाना के बारे में और मेरी रोजमर्रा मसरूफियात के बारे में जानने की ख्वाहिश करती रही। मैंने बस जरूरी बातें बताईं और कई सवालों के जवाब गोल कर गया। सोन ने भी ज्यादा इसरार नहीं किया। वो जूद फहम थी और समझ गई थी कि वो सिर्फ इतना ही जान सकती है जितना मैं उसे बताना चाहूं। चहलकदमी करते हुए हम शहर के ज्यादा बार रौनक इलाके की तरफ निकल आए। रॉबिन्सन स्टोर भी इस इलाके में वाक़ था। न जाने क्यों लोगों के हुजूम में मेरी निगाहें बार बार चुंकी को तलाश करने लगती थीं। जहन में ये शक सा था कि वो बदबख्त हमारे आसपास ही कहीं मौजूद होगा। अगर वो ना हुआ तो उसका कोई साथी होगा। चुंकी और सुमोन के दरमियान गहरे ताल्लुक के हवाले से मुझे अब कोई शक नहीं रहा था। हाँ, ये मालूम नहीं था कि उस ताल्लुक की नौयत क्या है। जिस तरह सुओन ने अपने कई सवालात पर इसरार नहीं किया था, इसी तरह मैं भी अपने इस सवाल पर ज्यादा इसरार मुनासिब नहीं समझता था। हर शख्स की अपनी भी जिंदगी होती है और उसके हवाले से राजदारी बरतने का उसे पूरा हक होता है। घूमने फिरने से भूख काफी चमक गई थी। रॉबिन्सन स्टोर के करीब ही एक अच्छा रेस्टोरेंट था। सुओन के ख्याल में यहाँ का खाना अच्छा था, मगर जब हम उस रेस्टोरेंट पर पहुंचे तो उसे बंद पाया। पता चला कि कल रात रेस्टोरेंट के अकबी हिस्से में आतिशज़दगी का वाकया हो गया है, जिसकी वजह से आज रेस्टोरेंट बंद है। अब क्या करें? मैंने अपने खाली पेट पर हाथ फेरते हुए सुओन से पूछा। मुझे क्या पता,
वो सादगी से बोली। अचानक मुझे एक बात याद आ गई। जब मैंने इंडियन रेस्टोरेंट से नाकिस खाना खाकर अपना हाजमा खराब किया था तो सुओन ने बताया था कि इंडियन रेस्टोरेंट के पास ही एक श्रीलंकन होटल है जिसकी बिरयानी लाजवाब होती है। मैंने सुओन को वो बात याद दिलाई और कहा कि क्यों ना आज इस आखिरी डिनर में वो बिरयानी टेस्ट कर ली जाए। सुओन बोली, वो जगह तो यहाँ से काफी दूर है, 5-6 किलोमीटर तो होगी। चलें ऐसा करते हैं, बड़े चौक तक रिक्शा में चले जाते हैं, फिर पैदल चलेंगे। सर तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। मैंने उर्दू में कहा, ओके, ये तुमने क्या कहा? 7 दिन से अंग्रेजी बोल बोल कर मुंह टेढ़ा हो गया है, थोड़ी सी उर्दू बोलकर जुबान का जायका ठीक किया है। मैंने उर्दू में कहा है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी जुबान बड़ी अच्छी है। हमारे फ्लैट के पड़ोस में एक पाकिस्तानी जोड़ा कई महीने तक रिहाइश पजीर रहा है। मैं बड़ी दिलचस्पी से उनकी उर्दू सुना करती थी। अगर मैंने भी अंग्रेजी के अलावा कोई जुबान सीखी तो वो उर्दू होगी। हम मजीद बातें करते, लेकिन इसी असना में हमें रिक्शा मिल गया और हम खुशगवार हवा में सफर करते मेन चौक की तरफ रवाना हो गए। सुओन ने कहा, शायद कुदरत को थोड़ी देर मजीद हमारा साथ मंजूर है। रेस्टोरेंट खुला होता तो अब तक हम खाना शुरू कर चुके होते। मैं इस बात में सर हिलाकर रह गया। रिक्शा वाले ने गालिबन रवाना होने से पहले बेयर के चंद घूंट हलक से नीचे उतार लिए थे। ठंडी हवा लगी तो उसका सुरूर दो चंद हो गया। तरंग में आकर कुछ गुनगुनाने लगा। उसकी आवाज भी मीठी थी और सुर में भी थी। आज मेरा मूड बहुत अच्छा था। मैंने सोन से पूछा, ये क्या गा रहा है? वो बोली, ये एक कदीम थाई गीत है। इसमें समुंदर का जिक्र है जो बहुत वसी और तवील है। एक हैरान बुलबुल पाम के एक बुलंद दरख्त पर बैठकर दूर देखता है और सोचता है, ये समुंदर कहाँ से शुरू होता है, ये हवा कहाँ से चलती है। वो अपने बिछड़े साथी को याद करता है। इसका ख्याल है कि जिस तरह समुंदर में गुम होने वाली लहरें फिर पलटकर किनारे पर आती हैं, जिस तरह दिन में थम जाने वाली हवा रात पिछले पहर फिर चलने लगती है, इसी तरह उसका साथी जो पिछले मौसम में बिछड़ गया था एक दिन वापस आ जाएगा। बहुत अच्छा गीत है, मैंने कहा। गीत हमेशा अच्छे होते हैं क्योंकि जो अच्छा ना हो वो गीत नहीं हो सकता। मैंने जोर से खांस कर गले पर हाथ रख लिया और आगे को झुक गया। क्या हुआ? वो घबरा कर बोली। पानी, मैंने कहा। वो मजीद घबरा गई। इससे पहले कि वो रिक्शा वाले का शाना हिलाकर रिक्शा रुकवा देती, मैं सीधा होकर बैठ गया। वो खफा खफा नजरों से मुझे देखने लगी। ये क्या ड्रामा था? पानी क्यों मांग रहे थे? भाई, जब मेरा फलसफा तुम्हारे गले में अटकता तो तुम बियर मांगती थी। मैं बियर कैसे मांगता? मैंने तो पानी ही मांगना था। यानी मैंने तुम्हारे हलक में फलसफा भिनसाया है। मैंने इस बात में जवाब दिया। वो बोली, तुम बहुत खराब हो टूरिस्ट, मुझे डरा ही दिया। हाँ, तुमने सोचा होगा ये मर गया तो क्या होगा। जाहिर है कि जल्दबाज टूरिस्ट अपने गाइड को पूरे 7 दिन का मुआवजा अदा किए बगैर ही खुदा को प्यारा हो जाए तो ये बड़े अंधेर की बात है। वो बोली, हाँ, मुआवजा तो मैं लूंगी और जरूर लूंगी। मेहनत की है, कोई बेकार नहीं की। मैंने जेब में हाथ डाला। चलो अभी हिसाब कर लो, जो काम निमट जाए वो अच्छा है। नहीं, अभी नहीं, इसने मेरा हाथ रोक दिया। अभी मेरी खिदमत खत्म नहीं हुई। जिस वक्त तुम्हें गुड बाय कहूंगी इस वक्त हिसाब भी कर लूंगी। रिक्शा वाले ने ब्रेक लगाकर हमारी गुफ्तगू को भी ब्रेक लगा दिए। चौक आ गया था। किराया अदा करके हम उतर आए। अब रात के 10:30 होने वाले थे। सड़कों पर गहमा गहमी में बस मामूली कमी वाक़ हुई थी। हम फुटपाथ पर चलने लगे। सामने ही इस्मत होटल था। पाकिस्तानी खानों की महक आ रही थी। नवीद के 9 उम्र बच्चे को एक थाई जोड़े ने बाहों में लिया हुआ था और बारी बारी चूम रहे थे। बच्चा वाकई बड़ा प्यारा था। इस्मत होटल के ऐन सामने वो होटल था जिसमें मैं रिहाइश पजीर था। होटल के सामने से गुजरते हुए हम शुमाल की तरफ बढ़े। खंबे के नीचे टोपी वाला मोटा दलाल चौकस खड़ा था। यूं लगता था कि इसके अंदर एक टेप रिकॉर्डर फिट है जिस पर एक डर्टी टेप चलती रहती है और आवाज आती रहती है, हेलो मैन, ब्यूटीफुल गर्ल, लवली गर्ल, वेरी लो प्राइस। मुझे देखकर उसकी आंखों में खफगी उभरी। ये वही खफगी थी जो मोटा आंख हाथ से निकल जाने पर किसी लालची दुकानदार की आंखों में नजर आती है। श्रीलंकन होटल काफी बड़ा था। 3-4 मंजिला इमारत थी। सून ने बिरयानी का ऑर्डर दिया। मैंने कहा, भाई अब भूख बहुत चमक गई है, डबल डिनर होना चाहिए और साथ में सूप भी। तुम्हारी भूख चमकी हुई है और मेरी मरी हुई है, उसने कहा। वो एक अजीब से अंदाज में बोली। मैं जल्दी से रुख फेर कर वेटर को मजीद ऑर्डर लिखवाने लगा। वेटर चला गया तो वो खोए खोए अंदाज में बोली, मुझे अब तक जितने लोग भी मिले हैं तुम उनसे मुख्तलिफ निकले हो। मेरे करीब होते हुए भी मुझसे बहुत दूर रहे हो। शायद यही वजह है कि मैं तुम्हें काफी अरसे तक भूल ना पाऊंगी।
कहीं तुमने इस दूरी को अपने हुस्न की तौहीन तो नहीं समझा? बनाओ मत, मैं कोई ऐसी हसीन भी नहीं हूं। उसने हल्का सा कहका लगाया, फिर बोली, खैर छोड़ो इन बातों को। तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि शुरू में मुझे तुम्हारी दूरी नागवार गुजरी थी, लेकिन फिर ये नागवारी बतदरीज कम होती चली गई और अब तो ये बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हाँ, इसकी जगह अब एक और तरह की कसक दिल में है। कैसी कसक मुझे खुद भी पता नहीं। उसकी पलकें झुक गईं। बाहर से किसी नियॉन साइन की गुलाबी रोशनी सून की झुकी हुई पलकों पर पड़ रही थी। उसकी शीशे जैसी जिल्द इतनी शफाफ और खूबसूरत नजर आ रही थी कि उस पर निगाह जमाना मुश्किल था। मेरे जी में आई कि एक बार उसकी जिल्द को छू कर देख लूं, उसकी नरमी और मुलायमत को अपनी उंगलियों की पोरों से महसूस कर। पिछले 6-7 दिनों में वो कई बार बहाने से मुझे खुद को छूने की दावत दे चुकी थी। आज शाम भी उसने दोस्ती के हवाले से ऐसी ही बात की थी। उससे पहले एक दिन एक पार्क में बैठे बैठे उसने अपनी कंगन वाली कलाई मेरे सामने कर दी थी और बोली थी, जरा छू कर तो देखो, मुझे टेम्परेचर तो नहीं। मैंने बस उंगलियां छूकर हाथ पीछे हटा लिया था और उसे बताया था कि बज़ाहिर उसका टेम्परेचर ठीक है। वो तिनक कर बोली थी, तुम तो मुझे डॉक्टर भी नहीं लगते हो, भला ऐसे देखा जाता है मरीज को? मैंने ये कहकर बात टाल दी थी कि मरीज में फर्क होता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों दिल का मौसम कुछ इस तरह का हो रहा था। सर शाम सून ने जो बातें कही थी वो मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं सोच रहा था कि एक दोस्त की हैसियत से मैं उसे अलविदा कह सकता हूं, दोस्त की तरह उसे छूकर गले लगा सकता हूं और अगर थोड़ी सी गुंजाइश मजीद निकाल लूं तो उसे चूम भी सकता हूं। शायद वो ठीक ही कहती थी कि बगैर जिनसी जज्बे के किसी को छुआ और चूमा जा सकता है, या शायद वो ठीक नहीं कह रही थी। ख्यालात ज़हन में गड़मड़ होने लगे। एक गहरी सांस लेकर मैंने ज़हन को पुरसुकून करने की कोशिश की। ख्यालात फिर तरतीबवार ज़हन में आने लगे। क्या अलविदाई तौर पर इसे छू लूं? एक बार, एक आखिरी बार। फिर हमने कौन सा मिलना है, कौन सा दोबारा सामना होना है। आज ये बाब यहीं पर खत्म हो जाएगा। चंद दिन बाद मैं उसे भूल चुका हूंगा और वो मुझे। अब दोबारा मिले या नहीं कोई राब्ता नहीं रखना, तो फिर चंद सेकंड के लिए करीब आने में क्या हर्ज है। उसे अच्छी तरह अलविदा कह दूंगा तो उसकी बात रह जाएगी। वो एक टोटे दिल के साथ यहां से रुखसत नहीं होगी। मेरी निगाह सामने सून पर पड़ी तो मुझे लगा कि वो किसी चीज को बड़ ध्यान से देख रही है। उसकी आंखें किसी बहुत गहरी सोच में थीं। चेहरा बिल्कुल मुंजमिद दिखाई देता था। उसके अंदाज पर जरा चौंक कर मैंने उसकी निगाह का ताक़ुब किया। पहले तो मुझे कोई खास शय दिखाई नहीं दी, फिर मेरी निगाह एक चेहरे पर जम गई। एक थाई लड़की थी। वो नौब्याहता दुल्हन थी। साथ में यकीनन उसका शौहर था, बाकी लोग भी थे। वो एक बड़ी मेज के गिर्द कुर्सियां संभाल रहे थे। मैंने अंदाजा लगाया कि सून की निगाह दुल्हन पर जमी है और उसके चेहरे पर एक साया सा लहरा रहा है। ये कैफियत बस चंद सेकंड बरकरार रही। सून ने एकदम अपना रुख फेर लिया और अपनी सारी तवज्जो मेन्यू पर मुरकूज कर दी। 15-20 सेकंड बाद उसका उतरा हुआ चेहरा मामूल पर आ गया। ताहम मैंने महसूस किया कि उसके बाद सून ने अपना रुख दुल्हन की तरफ से बिल्कुल फेर लिया था। उसने भूल कर भी उनकी तरफ देखने की कोशिश नहीं की थी। शुक्र का मकाम था कि उन लोगों ने खाना नहीं खाया, सिर्फ आइसक्रीम खाकर वो उठ गए। उनके जाने के बाद ही सून के तासुरात मामूल पर आए। मैंने इस हवाले से कोई बात नहीं कही, हालांकि मैंने जो कुछ महसूस किया था बहुत वाज़िह तौर पर किया था। इससे पहले बोबे मार्केट में जो कुछ हुआ था वो भी मेरे जहन में था। मुझे इस नतीजे पर पहुंचने में जरा भी दुश्वारी नहीं हुई कि दोनों वाकयात में दुल्हन मुश्तरक थी। वहां बोबे मार्केट में सून ने मेरे साथ शॉपिंग करते हुए गुड़िया के रूप में दुल्हन देखी थी। यहां उसका सामना एक जेती जागती दुल्हन से हुआ था। मेरा जहन इस हवाले से शायद मजीद भी उलझता रहता, मगर सून ने अचानक मुझे अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया। वो चहक कर बोली, टूरिस्ट, वो देखो फोटोग्राफर। एक फोटोग्राफर सयाह खवातीनों हजरात के इर्द गिर्द मंडला रहा था। सोन दौड़कर गई और उसे खींचकर मेरे पास ले आई। उसने थाई जुबान में फोटोग्राफर से कुछ कहा। वो मेरी और सोन की तस्वीर खींचने के लिए तैयार हो गया। हमारे अकब में एक शानदार इंडोर पौधा था। सोन ने अपनी कुर्सी जरा मेरी तरफ खिसका ली थी। उसके दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे थे और उरियां दुधिया कलाई पर कंगन आढ़ा तिरछा लगा हुआ था। चंद सेकंड बाद तस्वीर हमारे सामने थी। अच्छी तस्वीर आई थी। खासतौर से सोन की धीमी सी मुस्कुराहट कैमरे ने बड़ी अच्छी तरह कैच की थी। मैंने फोटोग्राफर को अदायगी के लिए पर्स की तरफ हाथ बढ़ाया तो सोन जल्दी से बोली, नहीं, इसकी पेमेंट मैं करूंगी क्योंकि ये तस्वीर मेरे पास रहेगी। अगर तुम्हें तस्वीर चाहिए तो एक और उतरवा लो।
نہیں बस एक ही काफी है, मैंने कहा। ये मेरी तरफ से बेरुखी का मुजाहरा था, ताहम मेरी तरफ से होने वाले ऐसे कई दूसरे मुजाहरों की तरह सुन ने इस मुजाहरे का भी बुरा नहीं मनाया। हम खाना खाते रहे और बातें करते रहे। शीशों के पार बंकॉक की हजारहार रोशनियां जगमगा रही थीं और उन रोशनियों से आगे समंदर था, समंदर जो फासलों की अलामत था। मुझे इस समंदर के पार जाना था, अपने देश में, अपने लोगों में। कैंडल डिनर करते हुए मेरी नजर बार बार सोन के चेहरे की तरफ उठ रही थी। जो जो रुखसत का वक्त करीब आ रहा था वो उदास होती जा रही थी। अपनी प्लेट के किनारे पर उंगली फेरते हुए वो बोली, मुझे याद करोगे? याद करना या ना करना एक कुदरती अमल है, ताहम मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हें याद करूंगा और तुम्हारे साथ साथ इन 7 दिनों को भी। ये मैंने बड़े अच्छे दिन गुजारे हैं। मैं भी तुम्हें याद करूंगी, वो खोए खोए अंदाज में बोली। मैं चुप हो गया। मुझे डर था कि शायद वो अब फिर मुझसे मेरा एड्रेस वगैरह मांगेगी, लेकिन उसने मांगा। यकीनन वो समझ गई थी कि ऐसा करके वो सिवाय खजालत के कुछ हासिल न कर सकेगी और वो खजल होना नहीं चाहती थी। उसने ये ख्वाहिश मुकम्मल तौर पर दबाई थी। मैंने कहा, हो सकता है मैं फिर यहाँ आऊं, अगर आया तो इसी होटल में ठहरूंगा, हो सकता है कि तुमसे भी मुलाकात हो जाए। कब तक आओगे? हो सकता है कि 3-4 माह तक, हो सकता है कि अगले साल या फिर उससे अगले साल। वो खामोशी से मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, मैं तकरीबन रोजाना ही तुम्हारे होटल आती हूँ, कम से कम हफ्ते में 4-5 मर्तबा तो जरूर आती हूँ। तुम जब भी आओगे मुझे फौरन पता चल जाए। कॉफी पियोगी? मैंने मौजू बदलते हुए पूछा। आज जो तुम पिलाओगे मैं पी लूंगी। मैंने कॉफी मंगवाई, हम चुस्कियां लेते रहे और बातें करते रहे। सोन ने अपनी कलाई उठाई और नन्ही सी रिस्ट वॉच पर निगाह दौड़ाते हुए कहा, रात के 11 बजे है, आज हम रुखसत हो रहे हैं। ठीक 12 रोज पहले यही वक्त था जब होटल के डिस्को क्लब में हम पहली बार मिले थे। मैं रक्स करने वालों के दरमियान से रास्ता बनाती तुम्हारे पास आई थी और तुमसे पूछा था कि क्या आप पाकिस्तान से आए हैं? मैंने कहा था, हाँ पाकिस्तान से आए हैं। और मैंने कहा था, मेरा अंदाजा भी यही था। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। रोशनी में उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत नजर आती थी। वो जैसे बीते हुए उन लम्हों को याद कर रही थी। उसकी आंखों से मुसर्रत नूरानी शौं की तरह फूट रही थी। मैं फिर कहूंगा कि उसकी जिल्द बड़ी ही शफाफ थी। उसकी कलाई पर आड़ा तिरछा लगा हुआ कंगन मस्त नजारा देता था। वो खोई खोई आवाज में बोली, 12 दिन पहले यही वक्त था जब हम पहली बार मिले। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है टोरे, और अच्छा वक्त तो और भी तेजी से गुजरता है। हाँ, ऐसा ही है, मैंने कहा। उसने काफी का आखिरी घूंट लिया और बुझी बुझी नजरों से मुझे देखने लगी। वो जानती थी कि जुदा होने का वक्त आ गया है। मैं भी जानता था कि रुखसत होने का वक्त आ गया। मैंने हौसला जमा करके कहा, क्या ख्याल है, चलें? उसे झटका सा लगा, लेकिन फौरन ही वो संभल गई। उसने अपना हाथ शोल्डर बैग की तरफ बढ़ाया। मैं अपने पर्स में से 2500 भात पहले ही निकाल चुका था। ये भात उन खिदमात का मुआवजा थे जो सोन ने पिछले 7 दिनों में मेरे लिए बतौर गाइड अंजाम दी थी। मैंने शोल्डर बैग की जिप खोलकर आहिस्तगी से ये भात सोन के बैग में रख दिए। उसने कोई मजाहमत नहीं की, ना ही कोई जुमला बोला, बस खामोशी से मुझे देखती रही। फिर बैग उठाकर कंधे से लटका लिया। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। बड़ी खुशगवार हवा चल रही थी। सोन के बाल धीरे धीरे उड़ रहे थे। हम पैदल ही चलते रहे। पता नहीं क्यों वो बिल्कुल खामोश थी। मैंने 1-2 बातें की जिसका जवाब उसने बस हूं हां में दिया। शॉर्टकट लगाने के लिए हम एक पार्क के अंदर से गुजरे। रात के फूल महक रहे थे। तुमने कब जाता है? अचानक सोन ने पूछा। आज से 3 दिन बाद, जुम्मे के रोज, लेकिन वक्त का पता नहीं। क्या मैं एयरपोर्ट पर तुम्हें अलविदा कहने आऊं? नहीं भाई, तुम्हें बताया है ना कि अभी कंफर्म नहीं कि किस वक्त जाना है। ये भी पता नहीं कि जुम्मे को जाते हैं या नहीं। वो खामोश हो गई। इससे पहले भी मैंने इससे फासला बरकरार रखने वाली जितनी बातें की थीं, उनके जवाब में वो खामोश ही रही थी। उसने एक बार भी किसी बात पर इसरार नहीं किया था। उसकी ये अदा मुझे अच्छी लगती थी, अब की बार भी अच्छी लगी। अब रुखसत होने में 2-4 मिनट ही बाकी रह गए थे। मैंने चलते चलते कन अंखियों से उसकी तरफ देखा। उसकी निहायत हसीन जिल्द के पीछे उसके तासुरात ओझल थे। आखिर हम पार्क के आखिरी सिरे पर पहुंच गए। हम पार्क के अंदर एक घने दरख्त के नीचे फूलदार झाड़ियों के पहलू में खड़े थे और हमारे सामने एक दोराहा था। एक सड़क मेरे होटल की तरफ जाती थी, दूसरी मेन चौक की तरफ, जहां पर सोन के फ्लैट की तरफ जाने वाला रास्ता था। अब अपने अपने रास्ते पर चलने का वक्त आ गया था। हम दोनों आमने सामने खड़े थे। मैंने हाथ बढ़ाया और अजीब वारफ्तगी के आलम में सोन ने अपना नर्म हाथ मेरे हाथ में दे दिया। उसका लम्स दिल के अंदर तक उतरता महसूस हुआ। मैंने इसका दूसरा हाथ भी थाम लिया। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा,
हो सकता है कि आज के बाद हम कभी ना मिले। हाँ, हो सकता है, वो जैसे किसी गहरे कुएं में से बोली। आखिरी चंद घंटे अच्छे गुजरे, है ना? हाँ, बहुत अच्छे, उसने कहा। वो गैर महसूस तौर पर मेरे बहुत करीब आ गई थी। एक खुशबूदार धुंध सी मेरे इर्द गिर्द फैल गई। इन लम्हों में मेरे सारे आदर्श और नजरियात इस धुन में तहलील हो गए। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन वो तहलील हो गए। मेरी निगाह सोंग के खूबसूरत होंठों पर जमकर रह गई। दिल के अंदर से आवाज आई, एक बार इन होंठों को छू लूं, ये बहुत करीब हैं, फिर सैकड़ों हजारों मील के फासले पर होंगे। मैंने सोन को जरा अपनी तरफ खींचा। वो और करीब हो गई। एक मैकेनिकी हरकत के तहत मैं सून के चेहरे की तरफ झुका। वो मेरी ही तरफ देख रही थी। मेरे और उसके चेहरे के दरमियान फकत चंद इंच का फासला था, जब अचानक उसने अपना चेहरा एक तरफ हटा लिया। मुझे जैसे किसी ने गहरी नींद से बुरी तरह झंझोड़ कर जगा दिया। मैंने ठटक कर इसकी तरफ देखा। उसका चेहरा गुलाबी हो रहा था, लेकिन होठों पर एक गुरेजपा मुस्कुराहट थी। उसके नरम हाथों पर से मेरी गिरफ्त खुद ब खुद खत्म हो गई। वो चंद इंच पीछे हटी और मेरी तरफ देख कर बोली, जहां बहुत सी बातें अनकही रह गई हैं, इस बात को भी अनकहा रहने दो। मैं इसको हमेशा याद रखूंगी जो तुम्हारे होंठों से कभी मेरे होंठों तक ना पहुंच सका। अच्छा, खुदा हाफिज। इसने मेरा दायां हाथ थपथपाते हुए कहा। इसकी आंखें डबडबा रही थीं। फिर इसने हाथ लहराया और जल्दी से रुख फेर कर मुखालिफ सिमत में मुड़ गई। मैं अपनी जगह खड़ा रहा, इसे जाते देखता रहा। चंद कदम दूर जाने के बाद एक दूधिया बल्ब की रोशनी में वो फिर मेरी तरफ घूमी और हाथ लहराया। इसकी रेशमी कलाई में उसका खूबसूरत कंगन चमका। मैंने भी बुझे दिल के साथ हाथ लहराया। वो एक दीवार के पीछे ओझल हो गई।